हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोग इज़्ज़तुल्लाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। आप लोगों ने स्कूल, कॉलेज और किताबों में काफ़ी शहजादों और शहजादियों की कहानियाँ सुनी होगी और यूट्यूब में काफ़ी मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर की मोटिवेशनल स्पीच और वीडियोस वगैरह भी देखी होगी, जो तो ज़्यादातर झूठी या फिर खुद से बनी बनाई होती है, जिसका सच से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। मगर आज मैं एक ऐसे सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ और यह सच्ची कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसकी ज़िंदगी बचपन में शायद किसी फ़कीर से कम ना थी, मगर आज वही नौजवान एक शहजादी जैसी ज़िंदगी गुजार रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये नौजवान कौन है? शायद जिस शख्स की मैं बात करने जा रहा हूँ, आप मुझसे ज़्यादा इस शख्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखते होंगे। मैं शायद अनवर की ही बात कर रहा हूँ। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसका सारा बचपन गरीबी में गुजरा। बचपन में ना तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े थे और ना ही पैरों के लिए सही से जूते। शायद अनवर की पैदाइश पाकिस्तान के शहर स्वात में 1995 में हुई। फादर सऊदी अरब में काम करता था और वहाँ से घर चलाने और स्कूल की फीस वगैरह के लिए पैसे भेजा करता था। स्कूल छोड़ देने के बाद शाहिद ने कराची की एक फैक्ट्री में बतौर मजदूर 4000 माहाना तनख्वाह पर काम करना शुरू किया। वहाँ एक महीना काम करने के बाद शाहिद ने इस काम को छोड़ दिया। काम छोड़ने के बाद वापस अपने घर आया। घर आने के बाद शाहिद ने मलेशिया के ग्रीन सिटी कॉलेज में हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म में एडमिशन लिया, मगर आसपास का माहौल देखने के बाद शाहिद को यह काम भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इसमें फिर से शाहिद को किसी की नौकरी करनी पड़ती जो पहले से ही वो नापसंद करता था। इसके बाद शाहिद ने मस्जिद इंडिया में एक बंगाली जिसका नाम शायद शहादत भाई बताता है के साथ 10,000 रिंगट पर लोडिंग और अनलोडिंग का काम शुरू कर दिया। 2 साल मलेशिया में लोडिंग और अनलोडिंग के काम के बाद जब एक दफ़ा उस बंगाली ने, जिसका नाम शहादत अली था और जिसके लिए शायद काम करता था, उसने शायद अनवर से कहा कि जाओ मेरी गाड़ी धो लो और साफ़ कर दो, मगर आगे से शायद अनवर ने गाड़ी को साफ़ करने से इनकार कर दिया। जवाब में कहा कि सर, मेरा काम लोडिंग और अनलोडिंग का है, ये मेरा काम नहीं। ये सुनकर शहादत भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने गुस्से में आकर शायद अनवर की मुंह पर जोर का थप्पड़ मार दिया। ये सब होने के बाद शायद अनवर को बहुत बुरा लगा, मगर साथ ही एक ही बात शायद के समझ में बहुत अच्छे से आई कि अगर कारोबार करना है तो अपना करना है, किसी दूसरे के लिए नहीं, और ना ही किसी दूसरे के कारोबार पर डिपेंडेंट होना है। और वो सामने जो बैठा है वो शहादत भाई है जिसने मुझे थप्पड़ मारा था BMW के लिए। मैं जब इंशाल्लाह मलेशिया जाऊंगा शहादत भाई के पास ज़रूर जाऊंगा, इनको थैंक यू कहूँगा कि अगर आपने वो थप्पड़ जो है टाइम पे ना मारा होता मैं मूव नहीं कर पाता। अब मैं बेंटली चलाता हूँ। ये सारे, ये देखे हसन, ये सारे मेरे दोस्त, हम साथ में लोडिंग और अनलोडिंग का काम करते थे। उस वक्त मेरी दाढ़ी भी नहीं आई थी। मैं छोटा 9th में क्लास को ड्रॉप आउट करके सीधा मलेशिया गया था ना, तो इनके साथ काम शुरू किया था। सो ये देखो कितना स्ट्रगल। मैं मिलियनेयर ऐसे नहीं बना। मैंने आर्टिस्टिक डेनिम मिल में काम किया है, मैंने जगह जगह पे काम किया है, बट मैंने गिव अप कभी नहीं किया है। सो अब ये मैंने सुना है कि जितने भी दोस्त आप देख रहे हो ये स्टिल वही काम करते, लेकिन मैं तो मूव ऑन हुआ। मैं जब भी इनके साथ बैठता था मैं बड़ी बड़ी बातें कि मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, ये करूंगा, ये सब हंसते थे। अब मैं इस पे हंसता हूँ। के बाद शायद ने फैसला किया कि अब यहाँ से जाना है, तो फिर शायद मलेशिया से थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक आया। यहाँ आकर जब शायद ने देखा कि यहाँ के लोगों की अक्सरियत जो 75% बनती है मसाज, जिस्म फरोशी के अड्डों और क्लबों के सामने खड़े होकर पैसा कमाती है, और ये यहाँ की अक्सरियत अवाम का पेशा है, तो फिर
یہ سارا ماحول اور سچویشن دیکھ کر یہاں بھی شاہد کو اپنی بہترین زندگی کے لیے امید اور آثار نظر نہیں آئے۔ یہ سب کچھ دیکھنے اور سمجھنے کے بعد شاہد نے دبئی ویزا کے لیے اپلائی کیا اور وہیں چلا گیا۔ دبئی آنے کے بعد جب یہاں ان لوگوں کے حالات دیکھے جو پاکستان، انڈیا جیسے ملکوں سے یہاں دبئی میں محنت و مزدوری کے لیے آئے تھے، یہ لوگ ایک بدترین حالت میں جی رہے تھے۔ ایک کمرے میں 10 سے 15 لوگ رہتے تھے۔ چونکہ دبئی میں زیادہ گرمی ہے تو کمرے میں پسینے کی بدبو کی وجہ سے انسان کا دم گھٹنے کے ساتھ ساتھ ایسا لگ رہا تھا کہ انسان کا دل سینے سے منہ کے ذریعے باہر نکل آئے گا۔ اور اس کے علاوہ نہ تو کھانے پینے کا کوئی ارینجمنٹ تھا اور نہ ہی کمرے میں زیادہ لوگ ہونے کے باعث آرام کرنے کی کوئی جگہ۔ لوگوں کا چال چلن بالکل ایک روبوٹ کی جیسا تھا، کام اور کام کے بعد واپس کمرہ، یہی روز کا روٹین تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر شاہد نے یہ سوچا کہ یہاں بھی اپنی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور یہ سب دیکھ کر مجھے بھی ان کی طرح رہنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا، مطلب یہاں بھی اپنی زندگی برباد۔ تو پھر شاہد انور نے پاکستان جانے کا سوچا اور واپس پاکستان چلا آیا۔ پاکستان آنے کے بعد اپنے بھائی سے کہا کہ مجھے سعودی عربیہ جانا ہے، مگر بھائی نے جواب میں شاہد انور کو 2-4 باتیں سنائی اور کہا کہ ملیشیا، دبئی اور تھائی لینڈ میں تو نے ایسا کیا کیا کہ اب تم نے سعودی عرب جانا ہے؟ مگر ان باتوں کے باوجود شاہد نہ مانا اور پھر شاہد کے بہت کہنے پر اس کے بڑے بھائی نے شاہد کے لیے سعودی عرب کا ویزا لے لیا اور ویزا لینے کے بعد شاہد سعودی عرب چلا آیا۔